जा रही है, कॉम्प्लिकेशंस बिल्कुल हटाई जा रहे हैं। ऐसे में आज तक अगर हम अपना रिटर्न फाइल करते हैं तो किसी ना किसी की हेल्प लेते हैं, सीए की हमें जरूरत पड़ी जाती है, तो अब क्या वो जरूरत नहीं पड़ेगी हमें? नहीं, देखिए, सिंप्लीफाई करने का मकसद ही ये है कि आमतौर पे रिटर्न भरने के लिए अगर आप कहीं जा रहे हैं तो वो जरूरत ना पड़े। लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, सिंपल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना एक उद्देश्य नहीं होता है आदमी का। अपनी बैलेंस शीट प्रिपेयर कराना, कंसल्टेंसी लेना और चीजों के ऊपर, क्या हम इन्वेस्टमेंट करें, कहाँ करें, क्या चीज खरीदें, क्या नहीं, फ्यूचर भी डिस्कस करते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट या एडवोकेट से कोई भी करदाता खाली रिटर्न भरवाने का काम नहीं करता है। वो सारी दुनिया भर की कंसल्टेंसी लेता है उससे। तो वो जो कंसल्टेंसी करते करते वो सीए या एडवोकेट उनका परिवार का अंग बन जाता है जी। उन्हें जो भी सलाह लेनी होती है वो उन्हीं से लेते हैं, तो वो काम तो फिर भी होगा। तो 1 अप्रैल 2011 से प्रस्तावित है कि ये कोड लागू हो जाए। तो अगर ये लागू हो जाता है तो ऐसे में आप क्या सलाह देते हैं कि अभी से क्या तैयारियां कर सकते हैं, किस तरह से अपनी सेविंग्स उसके अकॉर्डिंगली की जाए? नहीं, अभी से उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। खासतौर से बस एक बात, पॉलिसी के लिए कॉल आया था और वो इतने डरे हुए थे कि 2011 में पॉलिसी में तो आप कुछ कर नहीं सकते उसमें। लेकिन खासतौर से पीपीएफ में अगर आपको 2011 31 मार्च से पहले या उसके बाद कोई थोड़ी सी जरूरत है पैसे की जिसको आप विड्रॉ करना चाहते हो, तो एक कदम ये उठा सकते हैं कि उसको 31 मार्च 2011 से पहले कुछ पैसा विड्रॉ कर लें। सपोज किसी को 2011-12 साल में कोई खर्चे करने हैं मोटे, कोई बच्चे की शादी करनी है या कोई चीज है, तो ऐसा कर सकते हैं कि 31 मार्च 2011 से पहले उसको विड्रॉ कर लें। अदरवाइज उसके बाद तो देखिए टैक्स देना पड़ेगा जी। तो पीपीएफ में भी एक शायद लिमिटेड टाइम होता है, शायद आफ्टर 15 ईयर्स ही आप कुछ विड्रॉ कर सकते हैं, शायद तभी पॉसिबल होता है। तो जैसे कॉल भी आई थी तो उसी समय मेरे उसमें तो ये आ गया ना कि 31 मार्च 2011 को जो आपकी वैल्यू है उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, वो आप कभी भी विड्रॉ करें। बिल्कुल, इसको एक बार फिर से हम भी समझना चाहेंगे कि आखिर जिन लोगों की पॉलिसीज और जो पीपीएफ का पहले से अकाउंट चलता आ रहा है उन पर कितना इसका इफेक्ट पड़ेगा, उनके लिए कितना वरीड होने की जरूरत है? उनके लिए कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। 31 मार्च 2011 को आपके अकाउंट का जो बैलेंस है ब्याज लगा के वो आप कभी भी निकालिए, उस पर कभी टैक्स नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं देना, कभी नहीं देना होगा टैक्स। उस दिन के बाद में अगर उसके ऊपर कोई ब्याज लगता है, आपकी इनकम होती है या आप कोई और पैसा जमा करते हो पीपीएफ में 31 मार्च 2011 के बाद, वो आप कभी विड्रॉ करोगे तब टैक्स देना पड़ेगा आपको। तो इनकम टैक्स फाइल करने की जब हम बात करते हैं पूरे इनकम टैक्स की प्रक्रिया के दो ही मसले सामने आते हैं। एक तो ये कि अभी तक ये बहुत कॉम्प्लेक्स रहा है ये पूरा सिस्टम, और दूसरा ट्रांसपेरेंट नहीं था। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टैक्स दिए बिना बच जाते हैं। तो क्या आपको लगता है इसके लागू होने के बाद ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ेगी? नहीं, ट्रांसपेरेंसी और लोग बाग बच जाए दो अलग अलग चीजें हैं। ट्रांसपेरेंसी में यह है कि सारी सरल प्रक्रिया है टैक्स लॉ की और सबको आसानी से समझ में आती है। जो बच जाते हैं वो मैंने बताया पहले भी कि चूंकि स्लैब इतने अच्छे कर दिए हैं कि आम आदमी भी चाहेगा मैं अपनी सरदर्दी खत्म करूं और 10% के रेट में तो आके एटलीस्ट दे दूं टैक्स। कल को कोई इनकम टैक्स वाला आके मुझे पकड़ेगा तो उससे तो बच जाऊं कम से कम मैं जी। तो हमें लगता है कि करदाता की संख्या बढ़ेगी बहुत ज्यादा, इसमें लोग बाग विलफुली आएंगे टैक्स देने के लिए जी। और एक बार फिर से हम बिजनेस के लिए भी पूछना चाहेंगे, जो बिजनेस क्लास लोग हैं उनमें बहुत से ऐसे भी आते हैं जिनका बिजनेस बिल्कुल अभी इनिशियल स्टेज पर है, ऐसे में एसेट्स पर भी कुछ टैक्स की बात आ रही थी, तो उनके लिए कितना प्रभावित कर सकता है? नहीं, वो कंपनीज के ऊपर है। मैट, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स जो है वो 2% इन्होंने लगाया है। आपकी जो ग्रॉस असेट्स होंगी उसके ऊपर इन्होंने लगाया है, फिक्स्ड असेट्स, कैपिटल WIP और बाकी अदर असेट्स एट मार्केट वैल्यू। कुछ कैलकुलेशन का मेथड इन्होंने दिया है, उसमें 2% ये प्रस्ताव है। लेकिन ये बात सही है कि ये बहुत ही कठिन होगा आम जनता के लिए जो कंपनीज इनिशियल स्टेज में है, इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड कंपनीज हैं, और उनको अब इसमें ये भी कह दिया आपको चाहे लॉस हो प्रॉफिट हो कुछ भी हो आपको टैक्स देना है, और इसका कैरिड फॉरवर्ड भी नहीं है। फर्स्ट ईयर में अगर 2%, आपकी सपोज 100 करोड़ की असेट्स हैं और आपने 2% उसके ऊपर 2 करोड़ रुपए इनकम टैक्स दे दिया किसी कंपनी ने, उस साल लॉस भी है, अगले साल अगर फायदा हुआ है तो उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा उसमें। नेक्स्ट ईयर फिर आपको अलग से टैक्स देना आपके प्रॉफिट पे, मैट को देखते हुए। अगर मैट ज्यादा पड़ता है तो मैट देना पड़ेगा। तो ये बहुत टफ है। हमको लगता है कि विदेशों में भी है ये टैक्स, वहीं से लेके आए हैं ये इसको, क्योंकि अभी तक हमारे प्रेजेंट इनकम टैक्स एक्ट में ये प्रॉफिट के ऊपर बेस है, अभी एसेट बेस कर दिया है, एक तरीके से वेल्थ टैक्स समझ लो इसको। तो जो असेट बेस कर दिया है उसमें 2% एक बहुत हाई रेट है। विदेशों में भी ये लगभग 0.5% है सब जगह।
मुझे लगता है कि सरकार इसको कंसिडर करेगी और आधा पौना % जहां भी हो इसको कर दे। जी, तो जो अभी तक समझ में आ रहा है ये ड्राफ्ट, इसके बारे में ये है कि सिंप्लीफाई ज्यादा हो जाएगा और दूसरा टैक्स बढ़ेगा नहीं, तो चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी नेगेटिव बातें भी हैं इसमें जो ये प्रस्तावित कोड दिया जा रहा है इसमें, या फिर कुछ खास लोग निराश हों इसके आने से? जो मैंने बताया, एक तो जो लोग रिटायरमेंट के बाद वाले हैं वो कुछ इससे निराश हो सकते हैं, लेकिन मैंने बताया कि 2,40,000 रुपए एक सफिशिएंट अमाउंट है अपनी आजीविका को पूरी करने के लिए। उतनी छूट सरकार ने दी हुई है और आने वाले समय में ये और बढ़ सकती है। लेकिन उनकी निराशा को दूर करने के लिए अगर सरकार उनकी 2,40 को और बढ़ा दे ज्यादा तो उनकी निराशा दूर हो जाएगी। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि किसी को बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत है। जी, लेकिन अगर हम आपसे राय पूछे, क्योंकि आप भी एमिनेंट इकोनॉमिक्स रहे हैं, तो आप अपनी राय क्या देंगे? आपका नजरिया क्या होगा इसके लिए? देखिए, सरकार ने, मुझे तो ये लगता है कि कंपनीज का जहां तक सवाल है तो एक तो मैट पे कंसिडरेशन की बात है, एक सीनियर सिटीजन की एज की बात है कि 65 से घटा के उसको 60 कर दें। बाकी ऐसा कोई इसमें नहीं है कि हाँ, ये कर सकते हैं कि जो इन्होंने ईईटी सिस्टम लागू किया है उसमें कुछ कंसीडर कर सकते हैं कि भाई कुछ % अमाउंट उसमें से जब भी विड्रॉ करोगे तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। क्योंकि खास दिक्कत आएगी उन लोगों को जो सुपर एनुवेशन, जिनको पैसा मिलता है, ग्रेचुटी का पैसा मिलता है, या वीआरएस लिए उनको पैसा मिलता है बहुत सारा, उनको कह दिया रिटायरमेंट स्पेशल अकाउंट बना दिया, रिटायरमेंट फंड, उस अकाउंट में अगर आप जमा कर दोगे तो छूट मिलेगी, अदरवाइज टैक्स देना पड़ेगा। और अगर आपने जमा कर दिया, जिस समय आप विड्रॉ करोगे फिर टैक्स दोगे उसके ऊपर। बहुत एक खाली दिक्कत है कि आम तौर पे हिंदुस्तान में शादी के टाइम पे इन सब जगहों पे पैसों की ज्यादा जरूरत पड़ती है, माँ बाप को पैसा निकालना पड़ता है फंड में से। वहां अगर सरकार कुछ कंसीडर कर ले तो अच्छी बात होगी आम जनता के लिए, क्योंकि यहाँ हमारे हिंदुस्तान में सोशल सिक्योरिटी सिस्टम है नहीं। तो इसलिए यही एक बात है कि यहाँ सरकार कुछ छूट दे दे तो अच्छा रहेगा। तो सैलरीड क्लास की हम एक बार फिर से बात करें, क्योंकि सबसे ज्यादा टैक्स वही देने वाले होते हैं, तो उनकी अभी तक जो सैलरी का ब्रेकअप रहता है उसमें एक टैक्सेबल है सैलरी, और दूसरी जो होती है उसमें कुछ अलाउंसेस आ गए या दूसरी तरह की चीजें आ गई जिसमें टैक्स नहीं भी देना पड़ता है। लेकिन आने वाले वक्त में ये होने वाला है कि उस पर भी टैक्स लग जाएगा। तो आप थोड़ा ब्रेकअप करके बता सकते हैं, जो मोटे तौर पे जिस तरह से एक आम इंसान की सैलरी का ब्रेकअप होता है वो किस तरह से अभी बदल क्या जाएगा? होता था, जैसे 1,60,000 रुपए की छूट थी और उसके साथ बहुत सारे लीव ट्रेवल कंसेशन, मेडिकल बेनिफिट्स, रेंट फ्री अकोमोडेशन, ये सारी चीजों पे पूरी छूट मिलती थी। अब ये कोई भी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कोई भी बेनिफिट दे रहा है, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, कैश और इन काइंड, सब उसकी सैलरी में जुड़ जाएंगे टैक्स देने के लिए। तो एक तरफ ये जुड़ रहे हैं सारे के सारे, ये लग रहा है, लेकिन दूसरी तरफ लिमिट जो इतनी बढ़ गई है इसलिए इनको निराश होने की जरूरत नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। क्योंकि जो भी 10% के स्लैब में आते थे, मोर और लेस वही 10% के स्लैब में अब भी आएंगे, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की बात कर लो या प्राइवेट एम्प्लॉयज की बात कर लो, तो कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है उनके ऊपर। जी, और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, सागर ने हमें दिल्ली से कॉल किया है। जी बताएं, क्या सवाल है आपका? हेलो जी सागर बताइए। अलका जी, प्लीज सभी का नमस्कार। जी नमस्ते। मेरा सवाल है, मैं फिजिकल चैलेंजिंग हूँ जी, 95% डिसेबल, तो एग्जैक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कितनी छूट दी है हमको, और मतलब वो आज तक हमें पता ही नहीं, कंफ्यूज रहते हैं हम लोग। जी, नहीं, इनको अलग से कोई ऐसी छूट नहीं है। वो 3 स्लैब उन्होंने बनाए हुए हैं, एक आम आदमी का, एक महिलाओं का और एक सीनियर सिटीजन का, तो वही छूट सबके ऊपर एप्लीकेबल। तो ये किस उसमें कैटेगरी में, किस में इनको शामिल किया जाता है? एज के अकॉर्डिंग ही होता है, जैसे हमने सीनियर सिटीजन का भी डाला, या फिर यही हो सकता है कि अगर वो मेल है तो उस वाले ग्रुप में आ जाए? हाँ, वो उसी रेस्पेक्टिव ग्रुप में आएंगे, कुछ अलग से इनके लिए कोई बेनिफिट नहीं है। जी, तो यहाँ पे सुनील जी, क्योंकि आप एक सीए हैं, तो ऐसे में हम चाहेंगे कि जिससे कि ये पूरा प्रोसीजर और सारी चीजें हमारे दर्शकों को समझ में आ जाएं। अगर हम एक केस लें कि एक व्यक्ति जो 50,000 रुपए महीना अभी तक कमाता आ रहा था, अभी फिलहाल अगर आप बता सकें हमें कि वो फिलहाल कितना टैक्स दे रहा है और ये कोड लागू होने के बाद कैसे बदलेगा? अगर 6 लाख की इनकम है, अगर हम कैलकुलेट करें एक आम आदमी की, महिला और उसको नहीं ले रहे हैं सीनियर सिटीजन को, तो 1,60,000 रुपए की अभी तक छूट मिलती है। 1,60,000 के ऊपर 3 लाख रुपए तक उसको 10% टैक्स देना पड़ता है, 3 से और 5 लाख रुपए तक 20% टैक्स देना पड़ता है, और 5 के ऊपर 30% टैक्स देना पड़ता है। तो अगर एक 6 लाख वाली की आपने बात करी कि 6 लाख की जिनकी इनकम है,
अगर वो कोई सेविंग नहीं करते हैं तो, अगर सेविंग करते हैं तो, क्योंकि अभी 1 लाख है फिर 3 लाख हो जाएगी, वो बात अलग है, तो उनको 1,60,000 रुपए की छूट देके और 1,40 पे 14,000 रुपए और 3 से 5 तक 20% 40,000 रुपए 54 हो गए और उस पर 30% 84,000 रुपए उसको टैक्स बना 6 लाख अभी रुपए तक पे। अभी और अब जो नया टैक्स कोड आ जाएगा उसमें 1,60,000 तक तो फ्री है और 6 लाख में से 1,60,000 घटा के 4,40,000 पे 44,000 रुपए टैक्स देना पड़ेगा अगर कोई सेविंग नहीं करते हैं जी। तो उससे उसको बहुत फायदा हो रहा है अगर अपेरेंटली देखें। और अगर सेविंग को भी कंसिडर कर लिया जाए कि पहले 1 लाख करते थे अब 3 लाख करेंगे तो और ज्यादा छूट उसको मिलेगी। जी, तो सेविंग की कैटेगरीज के बारे में भी आपसे पूछेंगे। एक कॉलर है अजय है जो कि हमें वारंगल से कॉल कर रहे हैं। जी अजय, अपना सवाल आप पूछ सकते हैं। मेरा नमस्कार सब लोगों को जी। मेरा सवाल ये है कि जो पब्लिक पर्सन दोज हु आर सर्विंग दे पे टैक्स एट सोर्स ऑल्सो व्हाइल वी गो टू द मार्केट एंड बाई एनी आइटम द टैक्सेस आर डिडक्टेड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम डजंट इट काउंट टू डबल टैक्सेशन? दिस इज नॉट डबल टैक्सेशन। आप ये जो मैं समझ रहा हूँ ये टीडीएस की जो बात कर रहे हैं ये कह रहे हैं क्या ये जस्टिफाइड है कि जब हमें सैलरी मिलती है तो वो टैक्स काटने के बाद मिलती है, उसके बाद हम मार्केट जाके कोई सामान खरीदते हैं तो उस पे भी हमसे टैक्स ले लिया जाता है, क्या ये जस्टिफाइड है? वो जो सामान खरीदा है वो आपका वैट होता है, सेल्स टैक्स होता है, वैट होता है, वो तो सभी के ऊपर एप्लीकेबल है, चाहे वो सैलरी में है या बिजनेस में है, हर नागरिक को देना होता है वो टैक्स। जहां तक इनकम टैक्स की बात है तो जो टीडीएस की बात कर रहे हैं वो टीडीएस और इनकम टैक्स दो अलग अलग बात है। टीडीएस इसलिए काटा जाता है कि आपकी अगर 10 लाख रुपए इनकम है उस पर जो भी रेट से आपको टीडीएस आपके एम्प्लॉयर ने काटना है वो काट लें, जिससे कि सरकार को टैक्स एडवांस में मिल जाए। आम आदमी जो भाग जाता है, जो रिटर्न नहीं भरता है, उससे बचाने के लिए वो टैक्स की प्रक्रिया है। लेकिन अगर आपकी इनकम कम स्लैब में आती है किसी भी कारण से या आप सेविंग कर लेते हो ज्यादा, तो आप अपना रिफंड ले सकते हो इनकम टैक्स में जाकर रिटर्न फाइल करके। तो बहुत कम वक्त रहेगा, एक बार आपसे वेबसाइट हम फिर से जानना चाहेंगे, लेकिन एक सवाल और चलते चलते आपसे उसका जवाब चाहेंगे कि सेविंग्स के लिए जो हम कैटेगरीज कर रहे थे कि एलआईसी को मिलते हैं या पीपीएफ को मिलते हैं या कहीं और भी ऐसी चीजें होती है जिस पर हमें अभी तक एग्जम्पशन मिलती है, क्या ये कैटेगरीज भी कुछ कम हो जाएंगी? इसमें भी कुछ ऐसा है? अब सिर्फ उन्होंने इसमें पीपीएफ को रखा है, मतलब या सुपर एन्युएशन फंड है या पेंशन ट्रस्ट है, एलआईसी है, इनको रखा है। बाकी चीजें जैसे पोस्ट ऑफिस की थी और वो सब उन्होंने हटा दी है, एनएससी एनएसएस जो भी स्कीम्स थी या बैंक की एफडीआर होती थी वो फिलहाल हटा दी है इसमें से। और फिर सरकार का मन है, देखिए अभी तो प्रस्ताव है, लोगों के सुझाव आएंगे तो हो सकता है किसी चीज को ऐड कर दें। जी, तो एक बार वेबसाइट फिर से बता दीजिए हमें जिस पर www.finmin.nic.in/ या ऑब्लिक बोलते हैं DT कोड DTCODE। डॉक्टर गुप्ता, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप स्टूडियो में आए और इतनी काम की जानकारी आपने हमारे साथ शेयर की। धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो अलका, हम सेविंग की बात कर रहे थे, वो बात दूसरी है कि सेविंग की कुछ चीजें हैं जो पहले से कम हो जाएंगी, लेकिन फिर भी हर हाल में हमें सेविंग तो करनी है। और अगर सेविंग करते हैं, जेब में पैसा होता है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है अलका तुम्हारा और साथ में मेरा भी बहुत मन करता है कि इन पैसों को खर्च कर दिया जाए, शॉपिंग की जाए अच्छे से। बिल्कुल, और जो हमारे जैसे दर्शक हैं उनका भी हम पूरा ख्याल रखते हैं। जो शॉपिंग के शौकीन है उनको ये जानना भी बहुत जरूरी है कि किस वक्त कहाँ पे कौन सी एग्जीबिशन लगी है जहाँ पे आप जाके अच्छे दामों पे अपना मनपसंद सामान खरीद सके। ऐसी ही एक एग्जीबिशन लगी वेस्ट